चले मैं वो स्टार्ट कर दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किंजा है और मैं मॉडरेटर हूँ इस कोर्स की। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा रिगार्डिंग आईकॉड ग्रुप। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, we can hear you. ओके। सबसे पहले आपको आईकॉड ग्रुप का मेन मोटिव बताया जाएगा, जो कि बेसिकली है शेयर लर्न एंड ग्रो। मतलब एक ये फ्री कम्युनिटी है जहाँ पे सब स्टूडेंट्स और जितने भी पाकिस्तानी बच्चे हैं वो सब आते हैं। ठीक है, वो कंबाइनली लर्न करते हैं, साथ ग्रो करते हैं और साथ में जो अपने आइडियाज हैं या माइंड ग्रोथ स्किल्स हैं उनको आपस में शेयर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, हमारा जो मेन मिशन है वो है कि सबसे पहले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, नॉट ओनली पाकिस्तानी, हमारे साथ काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी Yes, मैम ma'am. आप ऑडिबल है। सबको आप जारी रखिए। जी जी ऑडिबल। ओके, ठीक है। हमारा जो मेन मिशन है वो एक्चुअली ये है कि नॉट ओनली पाकिस्तानी, साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी कोलैबोरेट करना। ठीक है, हमारी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उस पे काम करना, उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, और हर वीक में, हर वीकेंड पे एक इंटरनेशनल मेंटोर के साथ एक सेशन कंडक्ट करना, जिसमें आपके साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन होती है, जैसे कि किस तरह के आजकल कौन कौन सी स्किल्स अपडेट हो रही हैं और कौन कौन सी स्किल्स हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी टेक स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका मेन कंसर्न चलता है एम्प्लॉयमेंट से। अगर हमारी स्किल्स अच्छी हैं तो हमें अच्छा रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है, नेशनल वे पे भी और इंटरनेशनल वे पे भी। ओके, नेक्स्ट हमारा फोकस या हम कैसे काम करते हैं। हमारा वन डे में अराउंड 20 सेशंस होते हैं और एक वीकली वेबिनार होता है और साथ ही साथ 2 वीकली वर्कशॉप्स भी होते हैं। ओके, हम लोग बेसिकली डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे चल रहे होते हैं, लाइक पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, डीएसए, लीड कोड एंड मैनी अदर्स एज वेल। ओके, अगर हम लोग अचीवमेंट्स की बात करें तो तकरीबन हमें 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं फिलहाल हैकाथॉन में। ओके, इसके अलावा बहुत से लोगों को फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन भी मिले हैं अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन यूएसए। इसके अलावा बहुत से लोगों को लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स भी ऑफर हुई हैं। इसके अलावा 180+ मेंटोर्स हैं जो कि कोड इन प्लेस स्टैंडर्ड फॉर यूनिवर्सिटी 2024-2025 में सिलेक्ट भी हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे काफी 301 स्टूडेंट्स हैं आईकोड गुरु जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है गूगल कोड जैन 2023 में। मतलब अगर हम अपनी रिसेंट अचीवमेंट्स को देखें तो वो बहुत अच्छी हैं, और अगर हम इस साल की देखें तो वो इससे भी काफी ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अगर हम फॉल 2024 की बात करें तो यूएसए में फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिन बच्चों को मिली है, अगर हम उनका प्रोफाइल डिस्कस करते हैं तो उनकी जो सी जीपीए की रेंज थी वो 3.1 से 3.8 थी। उनके आइल स्कोर थे 6.5 से 7.5। उनकी कोई भी प्रीवियस पब्लिकेशन नहीं थी, ना उन्होंने जीआरपी दिया था। उनका स्टडी कैप 1 से 15 ईयर्स का था। उनको जो स्कॉलरशिप मिली है वो थी 1100 से 3000 USD पर मंथ। उनकी बैंक स्टेटमेंट भी कोई भी नहीं थी और इसके अलावा उनको 100% फी वेवियर भी दिया गया। अच्छा, जो जिन स्टूडेंट्स को ये सब मिला वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ओके। ओके, अगर हम लोग आइकॉड गुरु कम्युनिटी ग्रोथ और अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो 2021 से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस ग्राफ को जस्ट सी करते हैं तो 2025 तक कंटिन्यूअसली जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो इंक्रीज होती रही हैं। जस्ट अगर हम सीआईपी की बात करते हैं तब हमारी 11, या आई थिंक सो इट्स 11।
ऐसा सिलेक्ट हुए थे टीए। लाइकवाइज अगर 2024 में देखते हैं तो 72 पीपल सेलेक्ट हुए थे ऐसा टीए, और 2025 में 167 प्लस जो लोग हैं वो एज अ टीए सिलेक्ट हुए हैं। सेम लाइकवाइज अगर हम लोग हार्वर्ड पजल डे की बात करते हैं तो जब हमारी नंबर ऑफ टीम्स है वो ईयर्स वो इंक्रीज होती गई हैं, यानी हमारी जो अचीवमेंट्स है वो विद टाइम उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अगर हम लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर्ड बाय यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो सबसे ज्यादा 2024 में जिन यूनिवर्सिटीज ने सिक्योर किया, आई मीन जिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो वाई यूईटी लाहौर, यूओजी, बहरिया यूनिवर्सिटी, जेसीयूएफ, यूएएफ, क्यूएयू। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं 2022 में, अगर हम इनके रेशियोज को देखते हैं तो 2022 में 9.4% लोग थे जिनको स्कॉलरशिप मिली। 2023 में इंक्रीमेंट हुआ 18.4 तक, एंड देन 2024 में देखें तो 72.2%। इट्स मीन के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कम्युनिटी का पार्ट है, विद टाइम उनकी जो स्किल्स है वो डेवलप हो रही हैं, और सिर्फ स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, उनके चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और चांसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज भी इंक्रीज हो रही हैं। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको सब बातें इजीली समझ आ गई होंगी। थैंक यू। ओके, जो आज का हमारा कोर्स है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जंप स्टार्ट फॉर बिगनर्स। इनके मेन ट्रेनर है शर्जील अहमद एंड इब्तिशाम, और मॉडरेटर्स में है लाइबा आसिफ, आसमा जुबैर एंड मी किंजानूर। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कर लें प्लीज। श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ इसका। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ इब्तिसाम चेची। तो आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जंप स्टार्ट फॉर बिगिनर्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर पाइथन के साथ हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो ये बेसिकली एक वे है टू अरेंज डाटा इन एफिशिएंट यूसेज। हम जो अपना डाटा अरेंज करते हैं एफिशिएंट मैनर में, उसमें अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो इसमें हम अरेज को कह सकते हैं, लिंक लिस्ट और स्टैक क्वी, क्योंकि इनमें हमने अपना डाटा स्टोर किया होता है, अरेंज किया होता है। नेक्स्ट हम देखें एल्गोरिथम्स किसको कहते हैं। इसके अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो सीक्वेंस ऑफ डाटा और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर मैं कोई आसान एग्जांपल लूं तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर चाय चाहिए तो चाय के लिए हमने मुख्तलिफ स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले हम पानी डालेंगे, फिर उसके बाद पत्ती डालेंगे, वो डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो फिर जाके हमारा जो है ना एक चाय तैयार होगी जो हमें चाहिए। तो इसको एज अ थिंक करें एल्गोरिथम। अगर हम रियल वर्ल्ड में इसकी एग्जांपल लें तो जब ही हमने कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हम डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं एल्गोरिथम्स का, और फिर कोड लिखते हैं, फिर हमारा जाके वो सॉफ्टवेयर बनता है या एप्लीकेशन बनती है। इसी तरह स्लाइड में होम की भी एक एग्जांपल ली है। जब हमने कोई अपना घर बनाना है तो उसमें भी डिफरेंट स्टेप्स हम लेते हैं, जैसे हम ब्रिक्स लेते हैं, उसके बाद कुछ वुडन पीसीज लेते हैं, फिर लोहे के साथ, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये स्टेप फॉलो करके फिर जाके एक घर बनता है। नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, अगर हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक के पीछे डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम काम कर रहे हैं ताकि डिफरेंट लोगों का डाटा जो है ना मेंटेन किया जाए, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ यूजर्स हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें जो अच्छा रन कर रहा है, तो उसके पीछे ह्यूज नंबर ऑफ डाटा है। तो वो डाटा कौन स्टोर कर रहे हैं, जो उन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम लगाए हुए हैं एफिशिएंट, वो यूज हो रहे हैं इसमें। तो नो द क्वेश्चन अराइजेस के हमें क्यों इसको लर्न करना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करता है, आपको लॉजिकली सोचने पर मजबूर करता है और बताता है कि हमने उस प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व किस तरह करनी है। सेकेंडली हम क्योंकि हमने इतना इस पे जोर नहीं दिया तो अपनी यूनिवर्सिटी टेन्योर में भी, तो ये एक डीएसए एज इम्पोर्टेंट है कि ये हमें बताता है कि प्रॉब्लम को हमने राइट अप्रोच के साथ सॉल्व कैसे करना है एफिशिएंटली। तो उसके बाद ये हमें जब हम इसमें ट्रेन हो जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट कोड कैसे वर्क करता है और कैसे लिखा जाता है।
सेकेंडली, हमें इसे इसलिए भी सीखना चाहिए कि ये हमें हेल्प करता है बिल्डिंग एप्लीकेशंस, लाइक जैसे हम फेसबुक, जूम, जो हम जिस पे मीटिंग कर रहे हैं इस टाइम, तो मैनी ऑफ दीज एप्लीकेशन जो है ना डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज कर रही हैं, पीछे डिफरेंट एल्गोरिथम लगे हुए हैं जो टोटल सिनेरियो मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आप डीएसए सीखेंगे तो श्योरली अगर आपकी ग्रिप हो जाएगी इसमें तो आप डिफरेंट एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। थर्डली, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो बिग फैंग कंपनीज हैं जैसे गूगल, अमेजोन, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट, इसमें जो है ना जो इंटरव्यू क्वेश्चंस किए जाते हैं वो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के होते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है कि आपने बिग फैंग कंपनीज को ज्वाइन करना है और उसमें जॉब करनी है, तो डाटा स्ट्रक्चर इज फॉर यू। लास्ट इज परफॉर्मेंस, क्योंकि जो बिग एप्स हैं वो क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डाटा होल्ड कर रही हैं, तो उसके लिए हमें एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है, एल्गोरिथम कोड लिखने पड़ते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जा सके। तो दिस इज अ लास्ट पॉइंट व्हाई यू लर्न डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। नाउ, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं और फिर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं। व्हाट आर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर? ये बेसिकली बेसिक होते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं जो होल्ड कर रहे होते हैं सिंगल वैल्यूज, लाइक इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग में वैल्यू और बूलियन। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं जो कॉम्प्लेक्स यूजर डिफाइंड होती हैं और ये मैक्सिमम और मल्टीपल वैल्यूज और कलेक्शन ऑफ डाटा होल्ड कर रही होती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले, अरेज में मल्टीपल डाटा होगा हमारे पास, लिस्ट, टपल्स, तो इसमें हम नंबर ऑफ मल्टीपल वैल्यूज और कलेक्शन स्टोर करेंगे इसके अंदर, दैट आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, तो डाटा स्ट्रक्चर में दो आते हैं, लीनियर डाटा टाइप्स और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में हमारे पास है ट्रीज एंड ग्राफ्स। लीनियर डाटा टाइप बेसिकली होते हैं जो डाटा जो है ना जिन्होंने एलिमेंट सिक्वेंशियली अरेंज किए होते हैं। और नॉन लीनियर जिसमें डाटा जो है ना ऑर्गेनाइज हुआ होता है रेडिकली और नेटवर्क मैनर के अंदर। तो लीनियर के अंदर हमारे पास डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं, डाटा अरेज, स्क्वीज, स्टैक, लिंक लिस्ट। जबकि नॉन लीनियर में हमारे पास ट्रीज एंड ग्राफ्स आते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर के लीनियर डाटा टाइप्स जो होते हैं उन्होंने डाटा अरेंज किया होता है सिक्वेंशियली, वन आफ्टर अनदर इन्होंने डाटा मेंटेन किया होता है। और नॉन लीनियर जो होते हैं वो नेटवर्क मैनर में या हेरारिकल मैनर में इन्होंने डाटा स्टोर किया होता है। हम मोस्ट कॉमन डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें अरेज आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाती है, लिंक लिस्ट, डिक्शनरी, हैशमैप आ जाते हैं, स्टैक, क्वी आ जाता है, क्वीज एंड ग्राफ्स आ जाते हैं। जो फर्स्ट फाइव डाटा स्ट्रक्चर है ये होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और जो लास्ट वाले वो नॉन लीनियर है। तो हमारा जो इस कोर्स का मोटिव है वो बेसिकली बिगनर्स के लिए है, तो हम जो है ना ये फर्स्ट फाइव जो है ना डाटा टाइप्स कवर करेंगे। नेक्स्ट ओवर टू यू सशजील सर, ओवर टू यू देन। ओके, थैंक यू सर। सर स्लाइड्स शेयर ऑफ करते हैं काइंडली। श्योर श्योर सर, श्योर। ओके, होपफुली आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सो इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का एंड एल्गोरिथम्स का भी। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो जब डीएस से हम जब भी पढ़ते हैं ना, सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी बेसिक रीज़न हम सबको पता है कि हम कोई भी ऐसा कोड लिखते हैं उसको जज किया जाता है उसकी बेसिस पे कि वो कितना एफिशिएंट है, कितना फास्ट है, और वो कितनी मेमोरी ले रहा है हमारे रैम में। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमने ऐसे सॉल्व की है, ऐसा कोड लिखा है जो कि टाइम भी ज़्यादा ले रहा है सॉल्व होने में, बहुत स्लो है, और क्या नाम है स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है, और अगर आपके पास पास स्पेस भी थोड़ी या रिक्वायरमेंट कम है उसकी, और आपका कोड स्पेस ज़्यादा ले रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है उससे, तो ऑब्वियसली वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व तो ना हुई। तो इसलिए हम इस ऐसा कोड लिखते हैं जो टाइम एफिशिएंट भी हो और स्पेस एफिशिएंट भी हो। इसकी एग्जांपल एक किया कि जिस तरह हम हैकाथॉन्स में जाते हैं या हम कोडिंग इवेंट में जाते हैं, वहाँ पे जाके मोस्टली जो हमें टेस्ट केसेस दिए होते हैं, और वो टेस्ट केसेस तब पास होते हैं जब आपका प्रॉब्लम वो उस आउटपुट को फुलफिल कर रहा है, और साथ साथ जो टाइम लिमिट है यानी कि जो टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है, उनको पूरा कर रहा है, विद इन टाइम लिमिट हो रहा है, वरना टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाता है या फेल्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसकी इंडस्ट्री में जब बड़ी एप्लीकेशन बनती हैं
तब इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और उसकी आपको गूगल रिजल्ट शो कर रहा है, अगर वो लेट रिजल्ट शो हो, ऑब्वियसली हम बोर हो जाएंगे और हम कहेंगे ये कितना स्लो है, और वो काफ़ी हेक्टिक होता है और वो काफ़ी हमें बुरा लगता है कि इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो वो एक ये बेसिक एग्जांपल है टाइम की। और स्पेस की एक एग्जांपल आप ये ले लें कि आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और आपके आपने कोशिश करनी है जितना कम से कम डाटा आपके जो है ना वो कैरी करे, लाइक कम से कम स्पेस वो कैरी करे डाटा जो आपने स्टोर किया अपनी एप्लीकेशन के लिए या अपनी फाइल के लिए, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि आप अगर फेसबुक की फाइल देखें ना सीएसएस की, तो वो बहुत कम डाटा कैरी करती है। और जो वो कंपनीज उन लोगों को हायर करती हैं जो टाइम एफिशिएंट और स्पेस एफिशिएंट कोड लिख सकते हैं, यानी कि उनकी फाइल को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उनकी कॉस्ट बचती है। जो हमारी लाइक अगर हम बात करें ना, जब हम इसको वेबसाइट को लाइव करते हैं या डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे जाके हमें इसका फायदा होता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि जितनी आपकी स्पेस रिड्यूस होगी, जितनी फाइल आपकी छोटी होगी, उसको डिप्लॉय करने की कॉस्ट उतनी ही कम आएगी। यानी कि यूजर जब जब वो वेबसाइट लोड करेगा अपने सिस्टम में, ब्राउजर के थ्रू, सर्वर के थ्रू उसको एक्सेस करेगा, वो फाइल तब तब डाउनलोड होती है आपके सिस्टम में, और तब तब ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काम आती है। कि इसलिए कंपनीज प्रेफर करती हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, और इसीलिए जो लोग ये कोड लिखते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और वो जल्दी हायर हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ कंपेयर कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो कि एफिशिएंसी क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में, इसकी एक सादा सी मिसाल है। जैसे अगर आप देखें ना, हमारे पास रियल वर्ल्ड में बाइक और कार की एग्जांपल लें, कि हम कौन सी बाइक और कार को प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली उसको करेंगे जिसकी फ्यूल एवरेज अच्छी होगी, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एवरेज देगी और हमारी कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, और हमें स्पीड देगी ताकि हमारा ट्रैवल टाइम कम हो सके। ये एक बेसिक एग्जांपल आप समझ लें रियल वर्ल्ड के साथ। लेकिन अगर हम कोडिंग में बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोड एफिशिएंट है, ठीक है। ऑब्वियसली हमें टाइम और स्पेस से पता चलेगा। टाइम से मतलब तो हमें समझ आ गया कि टाइम कितना ले रहा है, लेकिन स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब है मेमोरी, यानी कि कितना आपका जो प्रॉब्लम आपको गिवन है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने इसका सोल्यूशन लिखा, आपने कोड लिख दिया, लेकिन वो कोड कितनी मेमोरी लेगा, लाइक उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी मेमोरी, कितनी स्पेस लेगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक्स्ट्रा मेमोरी। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे। अगर हम प्रोग्रामिंग में एफिशिएंसी देखें ना, तो मैं ये उसकी मेमोरी, ये लाइक ये स्टोरेज की बात नहीं कर रहा। ये आपने समझना है कि कोडिंग में इसका मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यस मैम, सोनिया इरफान, आपका हैंड रेज है। जी सर, मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड करना चाहती हूँ। यस प्लीज। जी। अगर हम किसी भी बिजनेस की एग्जांपल लें ना, तो उसके अंदर हमें पता होता है, फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है किसी शॉप, हमने एक मार्ट जो है वो खोला हुआ है। अब अगर हमारा कस्टमर हमारे पास आता है और वो हमसे कोई चीज डिमांड करता है कि भाई आप मुझे ये चीज दें, और वो लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए लाने के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि हमारा कस्टमर इतनी देर हमारी शॉप पे रहेगा या वो चला जाएगा? कोई जवाब देगा? चला जाएगा। ऑब्वियसली चला जाएगा, यस। चला जाएगा। तो यही एग्जाम्पल जो है वो अप्लाई होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। आगे भी मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब स्पेस क्या है? उस बिजनेस ने, उस शॉप ने अपने तमाम जो भी चीजें उससे सेल करनी है वो किसी ना किसी वेयर हाउस में स्टोर की होंगी। अब अगर उसके पास स्टोरेज बहुत ज्यादा चीजें, यानी कि रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होगी, तो उसको रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा या कम? ज्यादा। ज्यादा। तो यही, इसी को हम अगर डिजिटली ले जाएं, फेसबुक, गूगल, ये सब भी एक किस्म की प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो डील कर रही होती हैं डेटा के अंदर। अब हम उनके कस्टमर्स हैं जो कि यूज कर रहे होते हैं इन वेबसाइट्स को। अब अगर हमारा टाइम उनका यूजेज का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, उनको जो एड्स मिले हुए हैं वो नहीं चलेंगे, जाहिर है यूजर जो है वो वहां से चला जाएगा। इसी तरीके से अगर स्टोरेज, वहां पर इन्होंने भी तो पीछे से बैकएंड पे जीपीयू स्पेसेस जो हैं वो खरीदी हुई होती है ना, जहाँ पे उन्होंने डेटा अपना स्टोर करना होता है। तो वो भी वेयर हाउस की तरह काम कर रहा होता है। अगर वो बहुत ज्यादा स्टोरेज होगी तो उनको कॉस्ट ज्यादा पड़ी होगी, एंड अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो उनके प्रॉफिट पे आ रहा होगा। तो टाइम एंड स्पेस को हम इस तरीके से जो है वो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू
it helps यस you. एब्सोल्युटली। यस यस बोलें। जी जी, थैंक यू। कोई और भी बात करना चाह रहे थे आई गेस। चले ठीक है, मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऑब्वियसली अब ये सबको समझ आ गया होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग में भी और रियल रियल वर्ल्ड में भी। ऑब्वियसली हम इसको अपनी डेली लाइफ में रोज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रोग्रामिंग की तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या बात है। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो हम पढ़ नहीं रहे या हम कर नहीं रहे। चले नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, टाइम की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि द रेट एट विच द टाइम टेकन इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका मतलब क्या है कि ठीक है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें उसमें एक इनपुट गिवन है, हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो प्रॉब्लम कभी, इसका इनपुट साइज कभी ग्रो ही नहीं करेगा। एक मिसाल है, आपको एक ऑफर दी जाती है कि आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, फेसबुक जैसी, ठीक है, या इंस्टाग्राम जैसी आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है। आपके पास ऑप्शन होगा कि ठीक है, अगर मिसाल आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप वो एप्लीकेशन 100 बंदों के लिए बनाएंगे या 1 मिलियन लोगों के लिए बनाएंगे। एक क्वेश्चन है ना हमसे, तो ऑब्वियसली हम वो एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे जो स्केलेबल हो। ठीक है, जो स्केल हो सके, जो ग्रो हो सके, बाद में हमें इसके बेनिफिट मिल सके। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल है कि जब जब हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जब जब इनपुट बढ़ेगा उसका इम्पैक्ट क्या आएगा टाइम के ऊपर, यानी कि उसका रिलेशनशिप क्या होगा इनपुट के साथ। ये एक इसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इजी वे में। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके क्या क्या वेज हैं और कैसे कैसे ये डिफाइन होती है। 3 वेज हैं, तीनों के बारे में बात करेंगे और किसके क्या ड्रॉबैक हैं वो भी बात करेंगे, किसके क्या बेनिफिट हैं वो भी बात करेंगे। ये तो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर हम स्पेस की बात करते हैं। जी सर, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी जी श्योर सर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे समझें, जितने लूप्स आप चलाएंगे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप कोई भी प्रॉब्लम कर लें, जितने लूप लगा रहे हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे समझें, जितने आप वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेंगे, जितने एरेज होंगे मल्टी मल्टी टाइम्स उसी प्रोग्राम में, और उनको मल्टीपल आप जो है ना वेरिएबल से इनिशियलाइज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ जाएगा। तो ये दो पॉइंट में ऐड करना। यस थैंक यू। अच्छा, टाइम के केस में तो हमें समझ आ गया क्या है। अब स्पेस का केस भी यही है कि हम कितनी मेमोरी यूज कर रहे हैं अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी कि जैसे कि हम, मैम ने एग्जांपल दी, हम वेयर हाउस में अपना डाटा स्टोर करने के लिए कितनी जगह ले रहे हैं, कि वो डाटा हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, वो हम मटेरियल या आइटम वहां पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर की डिमांड है, क्योंकि हमें कल को इसकी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए वो जो स्पेस हम यूज कर रहे हैं उस चीज को रखने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे ही इनकी डेफिनेशन है, और ये सिंपल वेज में अगर हम कहें तो इनकी ये एग्जांपल्स हैं। और ये मशीन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता टाइम, क्योंकि ये क्यों नहीं डिपेंड कर रहा होता, क्योंकि हर मशीन का जो टाइम होता है वो डिपेंड होता है, किसी में प्रोसेसर अच्छा है, किसी में हल्का है, किसी की स्पीड अच्छी है, किसी की रैम की ज़्यादा है, किसी की कम है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है मशीन टू मशीन। लेकिन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, ये हम अभी देखेंगे आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। अच्छा, अब हम ये तो देख लिया कि ठीक है, लेकिन हमारे पास अब वेज कितने हैं टाइम को, पहले हम सिर्फ टाइम की बात करते हैं। हमारे पास टाइम को कैलकुलेट करने के वेज हैं 3: मजरिंग टाइम, काउंटिंग ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। और इन सब के ड्रॉबैक भी देखते हैं कि हम कौन सा इसमें से सिलेक्ट करेंगे और क्यों सिलेक्ट करेंगे। अब मैं मजरिंग टाइम की बात करता हूँ। लेट्स से मेरे पास, मैं एक कोडिंग प्रॉब्लम पे चलता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है कोलैब की? यस सर। ओके, सो अब मैं वो टाइम वाला मेथड जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने एक, ठीक है, मैंने टाइम को इंपोर्ट किया, टाइम मॉड्यूल है, ठीक है, एक मैंने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ठीक है, टाइम डॉट टाइम करके इसको कॉल कर लिया। ये मेरे पास टाइम जो है ना, इस टाइम जो जब मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा वो टाइम वो इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने लूप चलाई। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने उसे कहा कि आई को ना, पहले मैंने उसे आई की वैल्यू दे दी। सबसे पहले मैंने कहा आई स्टार्ट कर दो तुम 1 से, ठीक है, और आई को तब तक चलाओ, कब तक, जब तक 100 से कम है, या 101 कर ले ताकि 100 तक वैल्यूज आ जाए। ठीक है, तब तक चलाते रहो, और क्या करो, उसको प्रिंट भी करते रहो, और क्या करो, हर बार उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो।
और एंड पे जाके जब ये सारा काम हो जाए, मैं लूप से बाहर आया, मैंने क्या किया, मैंने कहा आप प्रिंट करो। ऊपर भी मैंने टाइम स्टोर कर लिया था, याद है आपको। अब मैं उसी को टाइम, अब मैं जब ये मेरे पास प्रोग्राम यानी कि ये मेरा सारा आउटपुट आ जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट, यानी कि जो मैंने टाइम शुरू में था ना, उस टाइम में से जो मेरे पास अब टाइम है उसको माइनस कर दीजिए। अब मेरे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, आप देखें। आप एक सेकेंड, सॉरी मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा। ओके, लेट्स रन इट अगेन। एक सेकेंड, मैं दोबारा रन करता हूँ इसे। ओके, ये मेरे पास रन हो गया, ठीक है। ये देखें इसको कितना टाइम लगा, यहाँ पे इतना टाइम लगा इसको इस सारे काम को परफॉर्म करने में के लिए। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे इसका टाइम शुरू वाला भी प्रिंट करवा सकता हूँ कि ये शुरू में कितना टाइम था। इसने मुझे कैलकुलेट करके दे दिया कि जब स्टार्टिंग टाइम था ये था, और उसमें से मैंने माइनस किया कि मेरे पास टोटल टाइम जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा है वो ये लगा है। लेकिन इसमें मसला क्या है इस अप्रोच में, इस अप्रोच में मसला ये है कि जब भी हम हर डिफरेंट पे ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, हर डिफरेंट मशीन का रिजल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसकी जो कैलेंग स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट है। इसीलिए ये अप्रोच गलत है, और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। और वो ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो ये ड्रॉबैक्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स है, और कौन सी अच्छी बात है और कौन सी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इस अप्रोच में क्या होता है कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइम आता है हर हर एल्गोरिथम के लिए। एल्गोरिथम क्या है, कोई भी प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें अप्रोच में हमारे पास ये आती है, ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, एक मिसाल है, हम कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस अप्रोच हमें कौन सी चीज़ें नहीं देती, हमें ये टाइम वेरी करता है इसमें हर इम्प्लीमेंटेशन में, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। हमें तो हमने तो फाइंड आउट करना है कि ना हमने ये प्रॉब्लम सोल्व किया तो ये कितना टाइम ले रही है, जबकि ये तो हमें इम्प्लीमेंटेशन हर दफ़ा टाइम चेंज देगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा ऑफिशियली ओरिजिनली टाइम कितना लग रहा है। तो ये मसला आ गया। अब दूसरा मसला क्या है, डिफरेंट मशीन डिफरेंट टाइम। ऑब्वियसली हर मशीन का जब स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है, या हर मशीन का प्रोसेसर डिफरेंट है, या उसका जीपीयू डिफरेंट, या एक आपको लैब पे चला रहे हैं तो जीपीयू डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली टाइम डिफरेंट हो गया। फिर हमें पता नहीं चला कि हमारे पास टाइम कितना लग रहा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग डज नॉट वर्क ऑन एक्सट्रीमली स्मॉल इनपुट। लेट्स से ये जो मैंने कोड चलाया यहाँ पे, ये मैंने चलाया 100 वैल्यूज के लिए, अगर मैं इसको चलाता 1000 वैल्यूज के लिए, या मैं इसको चलाता 10,000 के लिए, या मैं इसको चलाता 1 मिलियन के लिए, तो इसका क्या टाइम का फर्क आता। हाँ, इसका टाइम वेरी करता, और इसका कोई रिलेशनशिप भी नहीं बनता, ये भी मसला है इसमें। तो इसलिए ये अप्रोच भी ऑलमोस्ट गलत होगी हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट भी हमारे पास डिफरेंट टाइम फॉर डिफरेंट इनपुट बट कैन नॉट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हमने करना है, हमारा मकसद क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास कैलकुलेटेड टाइम क्या आ रहा है। और जब इनपुट डिफरेंट होगी, या टाइम बढ़ गया, या हमने इनपुट बढ़ा दी, या उसकी रेंज ज़्यादा कर दी, तो ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो इस्टेब्लिश ना हुआ। हमें इस प्रॉब्लम से एक कैलकुलेटेड रिजल्ट ना मिले कि इतना टाइम लग रहा है। इस अप्रोच में किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को नहीं समझ आई कि ये अप्रोच क्यों गलत है और इसमें क्या मसला है और ये क्यों नहीं सही। एनीवन? ओके, तो नेक्स्ट अप्रोच पे चलते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट अप्रोच थी हमारे पास काउंटिंग ऑपरेशंस की। अब हमारे पास एक कोड है, हमने क्या करना है, इसमें से हमने काउंट करना है। हमें वो तो पता चल गया कि हम टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट इन मिनट्स इन सेकंड्स, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी इनपुट होगी, या अगर एक मिसाल है हमारे पास इनपुट है तो हम उसका टाइम नहीं निकालते कि इसको इतने बज के इतने मिनट लग रहे हैं या इतने सेकंड लग रहे हैं, हम नहीं कैलकुलेट करते। दूसरी अप्रोच है काउंटिंग ऑपरेशन। काउंटिंग ऑपरेशन कैसे वर्क कर रही है, इसमें हमने काउंट करने हैं ऑपरेशंस के, हमारे इस सारे जो प्रॉब्लम है इसमें ऑपरेशन कितने हो रहे हैं। अब इसमें हम काउंट करें, कोई बताएगा कि इसमें 3 ऑपरेशन अगर मैंने लिखे हैं तो कैसे हो रहे हैं, 3 ऑपरेशन कहाँ हुए हैं और कैसे हुए हैं, कोई बताएगा। ये रिटर्न के साथ जो लिखा है मैंने फर्स्ट में, ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम कन्वर्जन कर रहे हैं। यस सर सर। यहाँ अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन होगी यहाँ पे आप देख रहे हैं, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन इस रिटर्न में परफॉर्म। यस एग्जैक्टली। अच्छा, कोई और बताएगा, कोई और एक्सप्लेन करेगा इसको कि ये कोड क्या कर रहा है बेसिकली हमारे पास, और इसमें ऑपरेशन कैसे काम कर रहे हैं, या इसका आउटपुट कैसे आएगा, लाइक कैसे कैलकुलेट होगा।
हाँ जी, जैसे बॉडमास रूल या पेमडास के थ्रू जो है ना, पहले वो उसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस दिए हुए होते हैं कि पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके तहत अभी ये तीन ऑपरेशंस के बारी बारी सॉल्व करेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मुझे कोई आपसे मेरा सबसे एक जनरल क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 3 की बजाय 4 ऑपरेशन हो रहे हैं इस लाइन में, तो आप सब में से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर, रिटर्न हो रहा है। सर फिर तो डिफाइन भी होना चाहिए, फिर तो यस, 5 हो जाने एग्जैक्टली। चाहिए। नहीं नहीं, वो कैसे? नहीं। सर ने बात कही कि रिटर्न हो रहा है मैम। ये देखें, फर्स्ट ऑपरेशन एक लगा लें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, ये 3 ऑपरेशन हो गए। रिटर्न भी हो रहा है, लेकिन वो एक यूनिट ऑपरेशन है, ठीक है। हम उसको क्यों प्रेफर नहीं कर रहे? वो एक यूनिट ऑपरेशन है, इसकी भी लॉजिक आगे जाके देखेंगे कि इसको हम क्यों निग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, वो यूनिट ऑपरेशन क्यों है और कैसे है, और उसको इग्नोर करने की रीजन क्या है। मेरा मेन बेसिक ये है कि मैंने तो इस पूरी लाइन का पूछा था, ना कि इस बॉक्स का। अगर इस बॉक्स में देखें तो 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन अगर इस पूरे इस पूरे स्टेप में देखें तो 4 ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है? अगर किसी को नहीं क्लियर तो पूछ ले। ओके, ऑब्वियसली सबको क्लियर है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अज्यूम दीज स्टेप्स टेक कांस्टेंट टाइम। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो स्टेप्स हैं सारे, ये कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये भी बात हम करेंगे बाद में। कांस्टेंट टाइम यानी कि आप जितने मर्जी इसको, जिस तरह मर्जी इसको कैलकुलेट कर लें, ये कांस्टेंट टाइम ही लेगा, यानी कि इसका टाइम सेम होगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इस पे बात आएगी डिटेल आगे जाके, कांस्टेंट टाइम क्या होता है और किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट कोड देखें आप, इसमें सम कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बताएं, कोई मुझे एक्सप्लेन करे कि इसमें ऑपरेशन कैसे कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। एनीवन जो करना चाहे वॉलंटरीली, इस कोड को एक्सप्लेन करना चाहे विद ऑपरेशंस। सर सबसे पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके टोटल में 0 असाइन कर दिया है। उसके हम्म। बाद हमने लूप लगाया जो एक्स टाइम चलेगा। बेसिकली हम्म। एक्स टाइम इसलिए क्योंकि ये एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जो एन की वैल्यू आएगी ये फिर उस हिसाब से इसकी कंडीशन डिफाइन होगी। हम्म। उस उसके बाद अगले स्टेप में हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक इंक्रीमेंट का और दूसरा असाइनमेंट का। पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद जाके असाइन हो जाएगी। एग्जैक्टली, यस, राइट, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक यहाँ पे ना एक इशू है। मुझे नहीं पता ये एन का साइज क्या है। लेट्स से मैं लीड कोड का एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास, मुझे नहीं पता वहाँ पे मेरे पास कोई डिटेल नहीं गिवन मुझे, सही है। कोई मेरे पास कंस्ट्रेंट नहीं गिवन, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे यूजर जब आएगा, जब उसको ये प्रोग्राम रन करने के लिए दीजिएगा, वो एन में क्या डालेगा। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस के इसके यानी कि 15 ऑपरेशन हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, 1000 हो रहे हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि आपको पता ही नहीं है कि यूजर यहाँ पे आके एन में क्या वैल्यू डालेगा। कोई बता सकता है इसका जवाब? क्या ये कैलकुलेटेबल है? क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं है कि इनपुट हमारे पास कितने आएंगे या एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। हमें पता ही नहीं है ये हमारा लूप कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, कितनी वैल्यू आएगी, हमें नहीं पता। इसलिए हम इसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ काउंटिंग ऑपरेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और बाकी रही बात, ये जो दूसरे ऑपरेशन है, ये कांस्टेंट ऑपरेशन है। और इनके क्यों कांस्टेंट ऑपरेशन है? क्योंकि इसमें इतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है, इतना टाइम लगता है। ये जस्ट एडिशन हो रही है और वैल्यू असाइन हो रही है, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे वो कंपैरिजन है, चाहे वो कोई और ऑपरेशन है, या वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। वो सारे यूनिट ऑपरेशन है और उनकी कोई वर्थ नहीं है मुकाबले में। किसके मुकाबले में? इसके मुकाबले में, इस लूप के मुकाबले में, क्योंकि हमें ये इस लूप की वैल्यू नहीं पता ये कितने टाइम चलेगा, ठीक है। इसलिए ये बाकी यूनिट ऑपरेशन है और ये यूनिट ऑपरेशन नहीं है। ये आप कह लें कि एक्स ऑपरेशन है या एन टाइम ऑपरेशन है। इसको हम कोई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड जो लॉजिक आती है ऑर्डर ऑफ ग्रोथ की, वो आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितने ऑपरेशन वर्क करेंगे कल को फ्यूचर में, इसलिए हम इस ऑपरेशन को भी सक्सेसफुल नहीं मानते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं मिलती। ये पॉइंट सबको समझ आ गया? चले, जी सर। ओके। अब इसके ड्रॉबैक भी देख लेते हैं एक दफा। ड्रॉबैक क्या है? इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है और क्या नहीं है। डिफरेंट टाइम फॉर डिफरेंट एल्गोरिथम, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। टाइम वेरीज इफ इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस। अब टाइम फिर वेरी कर देगा हमारे पास अगर इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगी,
यहाँ पे भी टाइम डिफरेंट हो गया, फिर नहीं हमें पता चला। यहाँ पे भी मशीन डिफरेंट टाइम लेगी, नहीं पता चला। क्लियर डेफिनेशन नहीं है ऑपरेशन कितने हैं, ठीक है। हम ऑपरेशन काउंट भी अगर करना चाहें ना, लेट से एक एग्जांपल है, ये तो छोटे छोटे कोड है, अगर बहुत बड़ा कोड है, सही है, चार चार पाँच पाँच 100 लाइनों पे जा रहा है, तो आप कैसे काउंट उसके ऑपरेशन काउंट करेंगे? आप नहीं काउंट कर सकते, आपको नहीं पता कि उसमें कितने हैं। इसलिए आपके पास ये अप्रोच भी गलत होगी, और लास्ट पे डिफरेंट टाइम फॉर डिफरेंट इनपुट, जब इनपुट बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो स्टिल रिमेन है हमारे पास। क्या हमने सोल्यूशन निकाला? दोनों अप्रोच गलत होगी हमारे पास, पहली भी और दूसरी भी। अब थर्ड अप्रोच पे जाते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। सही है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है, और सबसे पहले हमें इसकी जरूरत क्यों है, हम ये क्यों इसको करते हैं? टाइम हमारे पास है, ओके ठीक है। तो इसमें यह है कि हम सबसे पहले इवेलुएट करते हैं एल्गोरिथम को। ये बातें अपने पास याद रखनी है, इनको भी इतना ना सोचें, ठीक है। वी वांट टू इवेलुएट स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? स्केलेबिलिटी का मतलब वही है जो मैंने पहले बात की थी, कि हम अपनी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसको हम कल को स्केल करना चाहते हैं, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। हमें नहीं पता कि कल को वो एप्लीकेशन स्केल होकर उसमें कितने यूजर्स होंगे, कितनी वैल्यूज होंगी, कितने इनपुट्स होंगे। इसलिए हम इस पे ऑर्डर ऑफ ग्रोथ पे आए हैं, कि हमें एक एक टर्म चाहिए, वो भी अभी बात आएगी आगे। वी वांट टू इवेलुएट इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, ठीक है। हम इवेलुएट करते हैं टर्म्स ऑफ इनपुट साइज में, कि हमारे पास इनपुट का साइज क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम कितना लग सकता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। यहाँ तक सबको क्लियर है पॉइंट? पॉसिबली सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बात आ गई, सबसे पहले आप ये राइट साइड पे आ जाएं। बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, ये क्या है? सबसे पहले है मेरे पास एक एक कोड है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक एलिमेंट को सर्च कर रहा हूँ, और एलिमेंट को किस में सर्च कर रहा हूँ? लिस्ट में सर्च कर रहा हूँ। लिस्ट कह लें या अरे कह लें, ठीक है, आप आपकी मर्जी है, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, जिस भी लैंग्वेज से हैं, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट में एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता उस लिस्ट का साइज क्या है, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ अपनी, मुझे नहीं पता उसका साइज क्या है। मुझे पता है कि मैंने उसमें से वन को ढूंढना है, ठीक है, और मैंने उस वैल्यू को कंपेयर करते जाना है, ठीक है, हर वैल्यू के साथ। अब मुझे नहीं पता वो सीक्वेंस में वैल्यू स्टोर है या नहीं स्टोर, वो सॉर्टेड अरे है या सॉर्टेड लिस्ट है या नहीं है। मैंने सिर्फ वैल्यू ढूंढनी है अपनी, मैं लूप चला रहा हूँ आई से लेके आई में, यानी कि लिस्ट में मैं लूप चला रहा हूँ आई इंडेक्स लेके, ठीक है। और मैं हर दफा जब जब लिस्ट में जो जो वैल्यू, हर वैल्यू को उस अपनी डिजायर्ड वैल्यू जो कि ई है, जिसमें मैंने जो मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और मैं कंपेयर करता जा रहा हूँ जब तक वो वैल्यू मुझे मिल नहीं रही। और जैसे ही वो वैल्यू मिले मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, और ना मिले तो फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। अब इसमें बेस्ट केस क्या है, एवरेज क्या है और वर्स्ट क्या है? बेस्ट केस ये है कि वो वैल्यू पहले पहले इंडेक्स पे पड़ी हो। जैसे मैंने जीरो इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर की थी वन, और मैं वन ही ढूंढ रहा था, और मैंने लूप चलाई और सबसे पहले जीरो से शुरू हुआ, और मुझे वन इज इक्वल टू वन मिल गया, रिटर्न ट्रू हो गया, पहली वैल्यू ही मिल गई वन जो मैं ढूंढ रहा था। ये है बेस्ट केस, ठीक है। अब वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस क्या है कि या तो वो वैल्यू जो मैं वन इस ढूंढ रहा हूँ इस लिस्ट में, या तो वो इस लिस्ट में है ही नहीं है, ठीक है, इस पूरी लिस्ट में वैल्यू है ही नहीं है, ये एक वर्स्ट केस है। और या वो वैल्यू पड़ी है मेरे पास लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है, ये वर्स्ट केस है। यानी कि मैंने पूरी लिस्ट में, अगर इसमें 1 मिलियन वैल्यूज पड़ी होती, तो मैंने पूरी 1 मिलियन वैल्यूज को कंपेयर किया, और लास्ट पे जाके जब मैं n-1 यानी कि मैं लास्ट वैल्यू पे आया लिस्ट की, तो मुझे पता चला कि वन तो यहाँ पड़ा था, ठीक है। ये हो गया वर्स्ट केस। और क्या नाम है, एवरेज केस क्या है? एवरेज केस ये किया है कि आपके पास जो लिस्ट है, अगर उसका साइज लेट्स सपोज 100 है, और वो वैल्यू आपकी पड़ी है 50 इंडेक्स पे, ठीक है, तो आपका ये है एवरेज केस। यानी कि आपको फिर भी स्टिल हाफ टाइम लूप चलाना पड़ा है, आपकी लिस्ट की लेंथ के हाफ टाइम लूप चलाना पड़ा, और आपको मिड में जाके वो वैल्यू मिल गई। तो ये हो गया आपका एवरेज केस। बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस, ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके। यस सो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जब हमने कोई एल्गोरिथम डिजाइन करना है या हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो जब हम उसके लिए कोई कोड लिख रहे हैं या एल्गोरिथम लिख रहे हैं या उसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो हमने कौन से केस को इसमें से कंसीडर करना है, या कौन से केस को याद रखना है कि हमने उस केस के अकॉर्डिंग अपना वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखना है या एल्गोरिथम लिखना है? आपको ही मुझे ये बताए कौन से केस को वर्स्ट कंसीडर करेंगे इन केस। तीनों में से? ओके, वर्स्ट केस। एनीवन? एनीवन एल्स? वर्स्ट केस। यस, और क्यों करेंगे बस केस को, ये भी बताएं। पॉसिबली हो सकता है कि वो जो हम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं वो एरे में हो ही ना, और पॉसिबली हो सकता है कि वो मिड में हो। तो उसको जो अगर हम कंप्लीट चलाएंगे तो एंड इन लास्ट तक, तो ये दोनों हमें जो है ना बेस्ट केस और एवरेज केस मिल सकते हैं। यस एग्जैक्टली।
ओके, और कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा इसमें अपनी? ताकि हम उसको रिफाइन करके फिर बेस्ट पे लेके आए, हमारे पास एक बेंचमार्क आ जाएगा, वर्स्ट से बेस्ट पे हम जाएंगे। हम्म, देखिए ये भी अच्छा आंसर है। एनिमल एल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछने का मसला क्या है कि ऐसी चीजें होती हैं बाद दफा मुझे खुद नहीं पता होती। मतलब हमारा मोटिव है यहाँ पर लर्न करना, हम कोई ऐसे वो लोग तो है नहीं है, हम सिर्फ सीखने आए हैं मिलके। तो जो हर बंदा अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दे, हर एक का एक पॉइंट अलग होगा। तो और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? ओके, तो हमें पता चल गया कि हम वर्स्ट केस को कंसिडर करेंगे और क्यों करेंगे वो भी पता चल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है। ठीक है, हमें वांट टू evaluate प्रोग्राम एफिशिएंसी व्हेन इनपुट इज वेरी बिग। बात वही आ गई फिर कि हमने स्केल करना है अपनी एप्लीकेशन को। हमें नहीं पता कि आज हम जो अपनी एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं 100 वैल्यूज के लिए, या लेट से 1000 वैल्यूज के लिए, कल को वो 1 मिलियन तक जाएगी। एक मिसाल मैं देता हूँ, अगर फेसबुक को पता होता कि क्या नाम है उनकी एप्लीकेशन, अगर उनको ना पता हो कि उनकी एप्लीकेशन कल को स्केल होनी है या नहीं होनी, या उन्होंने लिमिटेड रखनी है, तो वो फिर उसको उसी हिसाब से बनाएंगे, वो स्केल के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन हमने हमेशा स्केलेबल चीज के बारे में सोचना, कि हमें पता हो कि हम वो चीज बनाएं जिसका इनपुट कल को बढ़ सकता है, जिसकी वैल्यू स्केल हो सकती है, जिसकी इनपुट स्केल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है, एक तो पॉइंट हो गया स्केलेबल चीज बनानी है, दूसरा ये है कि हमने हमने एक्सप्रेस करना है अपने प्रोग्राम के रन टाइम को ग्रोथ में। ग्रोथ में मतलब क्या है कि यानी कि अगर हमारे पास साइज बढ़ता है ना, तो टाइम भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो हमने कोई ऐसा अप्रोच निकाल लेना, ऐसा कोई वे लेना है, कैलकुलेटेड वे, जिसमें हमें पता हो कि कल को हमारी इनपुट साइज अगर ग्रो कर भी गई ना, तो हमें पता हो कि हम फिर भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर हो, हम ये कह दें कि अच्छा अगर टाइम इतने से बढ़ गया ना, तो हमारी इनपुट, यानी कि अगर हमारी इनपुट इतने से बढ़ गई ना, तो हमारा टाइम भी इतने से बढ़ जाएगा। बस, जनरल सिंपल दो टोक बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ये बात। अगली बात यह है कि हमने अपर बाउंड, वही वांट टू अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है? ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, बिग ओ, इसे अपर बाउंड कहते हैं। एक हमारे पास होता है लोएस्ट बाउंड भी होता है, ठीक है, और एक हमारे पास और भी होता है सेंटर में इनके। यानी कि एक को कहते हैं, या आप कह लें कि ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कह लें, एक को आप कह लें ओमेगा समझ लें। ठीक है, और एक आप और होता है इसमें, अब मुझे जेन में नहीं आ रहा उसका नाम। ठीक है, और थीटा, सॉरी थीटा, हाँ थीटा कह लें उसे। ये तीन चीजें होती हैं हमारे पास, लेकिन हमने हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में चलना है, क्योंकि इंडस्ट्री में यही फॉलो होता है और आपसे हमेशा यही पूछा जाता है। ना आपसे वो दूसरी चीजें नहीं पूछते, ना ओमेगा पूछते हैं, ना थीटा पूछते हैं। सर, second line wanted to express the growth of programs runtime as input size grows. It means कि हम प्रोग्राम की स्केलेबिलिटी इतनी बढ़ा सकते हैं कि यूजर जितने बढ़ेंगे, जितने यूजर्स बढ़ सकते हैं, वो हमारा जो प्रोग्राम उस हिसाब से काम करे। आई एम राइट? यस, यूजर बढ़ने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इनपुट साइज बढ़ेगा ऑब्वियसली। यही बात है ना हमारी, कि जितने यूजर ठीक। बढ़ेंगे उतना साइज बढ़ता जाएगा, उतने बंदे नए बंदे आके ट्राई करेंगे, और जितने बंदे ट्राई करेंगे हर बंदा अपनी वैल्यू एंटर करेगा, और वो साइज बढ़ेगा। ऑल राइट, थैंक यू सर। नेक्स्ट जैसे हमारे पास आ अगर गया। एक यस। इंसान को 10 मिनट लग रहे हैं तो 10 आ जाएंगे, तो वो 10 टाइम्स 10 आ जाएगा, ये हम कैलकुलेट करने के काबिल हों इसमें। ओके, चलें, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रोथ या ऑर्डर ऑफ अप्रोच हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या ये एग्जैक्ट अप्रोच है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताए कोई? एनीवन? ओके, अब बात वही है, हमें कोई डेफिनेट नंबर नहीं पता कि हमारे पास इनपुट साइज कितना होगा। तो इसी तरह हम ये भी नहीं बता सकते कि हमारे पास टाइम जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा। एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जैसे हमने पहले था ना ऑपरेशन, हमें पता, हम बता दें कि ये कोड लिखा हुआ है, इसके 15 ऑपरेशन है। ठीक है, इनपुट साइज बढ़ा दिया मैंने, हम कैसे बताएंगे कि ये 15 ऑपरेशन कल को कितने ऑपरेशन पे जाएंगे? हो सकता है उसमें एक छोटा सा फीचर भी ऐड हो गया हो, हम बता ही नहीं सकते ये बात। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ यूज करते हैं, जिसका मतलब है नॉट एग्जैक्ट, मतलब सिमिलर टू या क्लोज टू या अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसका मतलब ये है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अप्रोक्सीमेटली समझ लें, आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को समझ हाँ लें, अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजा कह लें। सर। ये एक सर एक एस्टिमेट दफा करते हैं। दोबारा बता दें कि मैं अभी ज्वाइन किया, मैं सॉरी, लाइक क्या सर, आप ऑर्डर क्या ऑफ पूछ ग्रोथ रहे का हैं? था।
अभी सर हम अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पे रहें, अभी हम आपको सारा समझ आ जाएगा। अभी हमने इसको दोबारा से करना है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म भी करना है अभी। ओके, कोई और भी कुछ बात कर रहा था मे बी। सर एक एस्टिमेट ले लेंगे ना, इतना एक्सपेक्टेड है, आगे यस पीछे हो सकता एग्जैक्टली। है, वो तो क्योंकि हमेशा सेम नहीं हम्म रहते हमेशा। बिल्कुल, एस्टिमेटेड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लेंगे, आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगे कि ये इतनी ही आएगी, कभी भी ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। और ना कोई आपसे पूछेगा कि मुझे एग्जैक्ट बताओ है वो टाइम हो। अब इसमें यहाँ पे तीन बातें आपने हमेशा याद रखनी है। ये जो तीन बातें हैं ना, ये चीजें आपको हेल्प करेंगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट बात कि आपने कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना है, ठीक है। फर्स्ट बात, आपने कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज को जो आपके कोड में होंगी, कॉन्स्टेंट ऑपरेशन जो होंगे आपके कोड में, आपने उनको इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे बड़ी वैल्यू जो उस पूरे कोड की इक्वेशन होगी या उस पूरे कोड का ऑपरेशन होगा, जैसे हमारे पिछले केस में लूप था, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। इस केस में, ठीक है, ये टोटल इज इक्वल टू 0, टोटल प्लस इज इक्वल टू 1, ये 2 ऑपरेशन है, ये 1 ऑपरेशन है, ये दोनों कांस्टेंट ऑपरेशन है। इन केस में आपने इन दोनों को इग्नोर करना है सबसे पहले। दूसरी बात मैंने कही कि आपने, क्या नाम है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी कि जो सबसे बड़ा, यानी कि जो काम होगा, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन है, आपने उसको कंसिडर करना है, और उसके मुकाबले में जितने भी छोटे हैं ना, यानी कि उससे जितने भी छोटे हैं, उन सारों को इग्नोर कर देना है। ये बात समझ आ गई आपको? यानी कि इस लूप के अंदर दो ऑपरेशन हो रहे हैं, और इस जी लूप सर। के एक्स टाइम के मुकाबले में ये दो ऑपरेशन की कोई वर्थ नहीं है। आप मुझे बताएं, 1000 प्लस 2 अगर हम करें तो 2 की क्या वर्थ है 1000 के मुकाबले में? क्या वो 1000, वो 2 1000 को 2000 बनाता है? ऑब्वियसली नहीं बनाता। यहाँ अगर मैं 1 मिलियन में मैं 1000 ऐड करूं, क्या वो 1 मिलियन को 2 मिलियन बनाता है 1000? नहीं बनाता, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे, हमें पता है उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। हमने बड़ी वैल्यू को जूम करनी है। फर्स्ट बात, कांस्टेंट इग्नोर करनी है। दूसरी बात, बड़ी वैल्यू ज्यूम करनी है, छोटी को इग्नोर कर देना है, ठीक है। ओके, अब आगे हम हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। सर हमारे पास टाइम कितना है? एक सेकंड, ओह ऑलमोस्ट टाइम कवर हो चुका है, चले। सर 51 हो गया, तो कोई क्वेश्चन है तो फिर ले लेते हैं, बाकी हाँ कल हाँ, बस करते मैं हैं। इसको 2-3 मिनट में वाइंड अप करता हूँ, बाद में हम इसको कल कैलकुलेशन भी करेंगे इसकी, तो ताकि अच्छे से कवर हो जाए। श्योर अब श्योर सर। इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रोथ में हमारे में ये दो बातें, ये बात तो पहले पता चल गई कि हमने वर्स्ट केस अगर आ जाए तो उसका बोटल नेक वैन ए प्रोग्राम, यानी कि उसका हमने बोटल नेक कैलकुलेट करना है। हमें नहीं पता कि हमारा प्रोग्राम हमारे साथ किस तरह से बिहेव करेगा कल को, क्योंकि कल को हमें नहीं पता साइज कितना होगा। हमने आज तो लिख दिया, बहुत अच्छा कोड लिख दिया, लेकिन कल को वो वैसा ना हो सकता है। अगर आप ट्विटर की एग्जांपल लें, आप पास्ट फ्यू ईयर्स पहले का अगर ट्विटर आज के टाइम पे रन करें, 1999 का वर्जन या 2000 का वर्जन अगर आज रन करें, आप हंसेंगे कि ये क्या है, क्योंकि उसमें कोई सीएसएस ही नहीं है, उसमें यूजर इंटरफेस वैसा है ही नहीं जैसा होना चाहिए। इसी तरह से ये एग्जांपल है कि हमें नहीं पता, हमने हमेशा कोड इसीलिए लिखना है वर्स्ट केस में, और उसका बोटल नेक हमने फाइंड करना है कि कल को अगर ये बढ़ता है, ये कैसे बढ़े और इसका क्या फायदा हो, ताकि हम कैलकुलेटेड रिजल्ट निकाल सकें इसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है एक्सप्रेस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोग्राम रिलेटिव टू द इनपुट साइज। बेसिकली अगर मैं इन तीन पॉइंट को समराइज करूँ ना, टाइम छोटा है, तो इसका मतलब यह है कि हमने एक रिलेशनशिप फाइंड करना है दोनों के दरमियान में, इनपुट के दरमियान में और टाइम के दरमियान में। अभी मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में सिर्फ, ठीक है। ये पॉइंट भी सबको ऑब्वियसली क्लियर होगा। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम आ गया हमारे पास एक और, लाइक शायद ये वही है कोड मे बी, चलो खैर इसको देखते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, ठीक है। और वो क्यों है, मैं कोई बेसिक जल्दी जल्दी ये समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें हमारे पता है हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, यानी कि हमारे पास कितने इनपुट हैं, 5 इनपुट है। ये एरे हमने इस फंक्शन में पास कर दी, यहाँ पे आ गई हमारे पास 5 वैल्यूज। हमने टोटल लिया, हमने इसका सम कैलकुलेट करना है। हम हर दफा वो वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। लूप कितनी दफा चल रहा है मुझे बताएं यहाँ पे? सर 5 दफा। वन यस टाइम। एग्जैक्टली, सॉरी, नहीं नहीं, मतलब 5 टाइम। लूप में इनपुट कितनी दफा आ रही है, कितनी दफा पांच लूप दफा सर। ठीक है आइट्रेट सर। करेगा? लूप 5 टाइम आइट्रेट करेगा, ठीक है, राइट ना। हर दफा Yes। नई वैल्यू आएगी और वो उसमें जाएगी, सम में जाके नंबर में आके उसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम नम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस नंबर के थ्रू टोटल में ऐड होती जाएगी, यानी कि लूप 5 टाइम चला। अब ये ऑपरेशन काउंट करें आप, लेट से टोटल एक ऑपरेशन है हमारे पास जो कि यूनिट ऑपरेशन है, ठीक है। ये टोटल प्लस इज इक्वल टू नम, ये 2 यूनिट ऑपरेशन है, राइट।
अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, लेट्स से, एक सेकंड, मैं इसकी इक्वेशन बना लेता हूँ। ऑपरेशन काउंट करें। सबसे पहले कितने ऑपरेशन हुआ टोटल? एक ऑपरेशन हो गया मेरे पास, प्लस लगाओ, ठीक है। एक अंदर दो ऑपरेशन हो रहे हैं, 2n, ठीक है। अब लूप कितनी दफा चल रहा है हमारे पास, कोई बताएगा मुझे? 5 दफा। 5 दफा चल रहा है। और 5 को हम क्या कहेंगे? एक नंबर है ना 5? 5। हाँ जी। 5 क्या है? एक नंबर है ना, हाँ नंबर जी। ही है ना हमारे पास। तो हम इसको लिख देते हैं, लेट्स से n, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये भूल जाए आप, ये यूनिट ऑपरेशन है 2 वाला जो लूप के अंदर है। n इसके साथ क्यों है? क्योंकि ये लूप के अंदर है और ये लूप से बाहर बाहर है, ठीक है, इसलिए यूनिट ऑपरेशन है। अब हम मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपने कांस्टेंट को इग्नोर करना है। इसमें कांस्टेंट क्या है? सर 1। ठीक है, ये सर सिर्फ ध्यान मैं रिप्रेजेंट कॉपी। कर रहा हूँ, इसको कोई कंफ्यूज ना करे, ठीक है। ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि लूप के साथ है, वैसे ये इसके साथ आएगा नहीं, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये कल को आपको बाद में कहें कि नहीं ये ऐसे नहीं आना था, ठीक है। ये लूप के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया, यानी कि लूप के अंदर 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1 और 2, ये सारे यूनिट ऑपरेशन है ना, बेशक लूप के अंदर है या लूप के अंदर बाहर है, ठीक है। इनको हम ऐड कर दिया, 3 + n आ गया हमारे पास। अब बताएं, मैंने आपको एक बात बताई थी, कांस्टेंट को इग्नोर करना है। इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू क्या है? एन। नहीं, 3 कांस्टेंट थ्री है। कांस्टेंट। 3 है। 1 और 2 ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कांस्टेंट ऑपरेशन है, जिनकी हमें एग्जैक्ट पता है कि ये ऑपरेशन कितनी दफा चलेंगे। हमें पता है ये टोटल एक ही दफा चलेगा, हमें पता है ये टोटल प्लस इज इक्वल टू नंबर। ये जो 2 ऑपरेशन है ये हर आइटरेशन पे होंगे, सही है, राइट। जितनी दफा नम में वैल्यू आएगी हर दफा ये ऑपरेशन होंगे, ये वाले, ठीक है। हमें पता है ये बार बार होंगे, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट नंबर पता है, इसलिए कांस्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। ये कांस्टेंट ऑपरेशन हमने क्या कहा था कि हमने इसको इग्नोर कर देना है, इग्नोर कर दिया। दूसरा हमने कहा था कि हमारे पास अगर कोई बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हुई, यानी कि हमने बिगर को अज्यूम कर लेना है और छोटी को निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास पीछे कुछ नहीं बचा, इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n है। अगर किसी को भी ये पॉइंट समझ नहीं आया तो वो पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट कर लेते हैं, इससे आप इनफ आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद कल हम प्रॉब्लम भी देखेंगे इसके कि कैसे बाकी प्रॉब्लम्स का भी कैलकुलेट हो रहा है, थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का। अब यहाँ पे कोई मुझे बताए कि हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है, एरे है, 3 वैल्यूज आ रही हैं इसके अंदर, लेकिन लूप 2 है। अब यहाँ पे लूप 2 है, इसका क्या मतलब है? लूप कितनी दफा सर चलेगा? सर 3 वैल्यूज जाएंगी 3 और 2। लूप में। अब बताएं ठीक कितनी है। दफा लूप चलेगा? दोनों दोनों लूप कितनी दफा चलेंगे? सर ऊपर वाला लूप जो है 3 दफा चलेगा, उसके अंदर वाला यस, 3 दफा, यानी कि 9 टाइम्स चलेगा। यस, एग्जैक्टली। नहीं नहीं सर, 9 टाइम कैसे चलेंगे? नहीं नहीं सर, ऊपर वाला यानी कि। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, राइट 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 राइट, यस, ठीक है। लेकिन अभी 9 को भूल जाएं आप सिर्फ ये समझे कि 3 दफा चलेंगे, ठीक है। और नेस्टेड की लॉजिक में मैं जाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे 9 टाइम चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स 0 था, यानी कि 1 की वैल्यू की दफा लूप चला, ठीक है। 1 मैंने अज्यूम कर लिया। कितनी दफा ये लूप चला, इसके अंदर लूप आया, और जब इसके अंदर आया कितनी दफा चलेगा? ये भी 3 टाइम चलेगा। क्यों 3 टाइम चलेगा? तीनों दफा ये वैल्यू लेंथ ऑफ अरे के बराबर चल रही है। आपने इस पॉइंट को नोट रखना है, लेंथ ऑफ अरे, यहाँ पे कुछ और नहीं है, लेंथ ऑफ अरे है। इसलिए फर्स्ट वैल्यू को, यानी कि एक जब 1 था, 1 के लिए 3 दफा चला, फिर 2 था, फिर 2 के लिए भी 3 दफा चला, फिर 3 था, फिर 3 के लिए भी 3 दफा चला, राइट। ऐसे ही है ना, ये नेस्टेड लूप है, इसे कहते हैं नेस्टेड लूप। अब इसको हम n कंसिडर कर लेते हैं, इस वैल्यू को, ठीक है, कंसिडर कर लिया। जब हमने इसके ऑपरेशन काउंट करें। अब आप सबसे पहले ऑपरेशन बताएं मुझे, कितने ऑपरेशन बनते हैं? सर 2 ऑपरेशन है ऊपर वाले का, एक रेंज का और एक फॉर लूप का, या एक है। हमें पता है, अगर मैं इस टर्म को कहूं कि ये n के बराबर है, इनपुट हमारे पास, इनपुट का साइज, ये बात समझ आ रही है आपको? इसका साइज n के बराबर है। हमें पता है ये लूप कितनी दफा चलेगा, n के बराबर चलेगा, राइट। और हमें पता है ये लूप भी n दफा चलेगा, और हर n टाइम, हर n
n दफा चलेगा, ऐसे ही है कि नहीं? मसलन वन के लिए कितनी दफा चला था? 3 दफा चला था ना। इसका मतलब जी 3 दफा क्या है? n है। n किसके बराबर है? 3 के। ये बात समझ आ रही है ना आपको? यानी कि हर n की एक दफा वैल्यू के लिए n टाइम चला, यानी कि ये मल्टीप्लाई हुए। जब मल्टीप्लाई हुए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई? n²। ऐसे ही है। इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या है? n²। n² क्यों है? क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए वो अंदर वाला लूप n टाइम चल रहा है। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, 1 × n, 2 × n, 3 × n। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे हर दफा n आ जाएगा। ठीक है, n × n जब इसको सीक्वेंस निकालते हैं तो n² बन जाता है ये हमारे पास। ठीक है कि नहीं बनता? n क्यूब नहीं बनेगा? सॉरी। सर n क्यूब मल्टीप्लाई नहीं नहीं बने? करेंगे, इनको प्लस करेंगे। नहीं नहीं, एन ये प्लस। प्लस ही है। नहीं नहीं, ये प्लस ही है। मैं सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, इसकी सीक्वेंस निकलेगी बाद में जब जी सर, अगर इसमें हम सीक्वेंस। करते हैं तो पावर 3 हो जाएगा ना, तो उस तरीके से। नहीं नहीं, ये एन तो मैम ये तो मल्टीपल टाइम है ना। ये देखें, ये ऐसे है, ये ऐसे है। बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ये तो मल्टीपल टाइम है। एन इसकी सीक्वेंस जब निकलेगी, ठीक है, तो इस तरह से लाइक ये कैलकुलेट होता है। अभी इसको कल को हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी यहाँ तक इतना ऑब्वियसली सबको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन आया तो जल्दी से पूछ लें, नहीं तो फिर टाइम खत्म हो गया हमारा। सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना ये चाह रहा हूँ। ग्राफ है, ये कल डिटेल में मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन है कुछ, इनको देखेंगे। और ये ग्राफ देखेंगे और कुछ ये ऑपरेशन देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे। जी अगर किसी को क्वेश्चन है तो स्लैक में कर लें, क्योंकि टाइम हमारा हो गया सर। चलें। चलें, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। और इंशाल्लाह कल आपको टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझ आ जाएगा। आज हमारा शुरू में टाइम बहुत काफ़ी निकल गया, इसलिए चलें। चलें, अल्लाह हाफिज़ फिर एवरीवन। जी अल्लाह हाफिज। होप यू थैंक यू। फाइंड दिस सेशन इंसाइटफुल। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर स्लैक में भी पूछ लें जाके, फिर आंसर दे देते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।